बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, आज एक बात करना चाहूँगी कि ख़ुद पसंदी जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। ख़ुद पसंदी आपको मार देती है। ख़ुद पसंदी आपको दूसरों से अलग कर देती है, आपको आइसोलेट कर देती है। आपको ये लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं और सामने वाला जो है वो बेवकूफ़ है। जिसको जो समझा रहे हैं आप उसको अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि यही होगा, यही बेहतर है, यही ठीक है, मेरी नज़र में भी यही ठीक है और दुनिया की नज़र में भी यही ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। जिस नज़र से आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी वही नज़रिया रखता हो। इसलिए ख़ुद पसंदी, अपनी बात पर बिल्कुल पागल हो जाना, कुछ कहकर उस पर बस कहना कि यही होगा, अगर नहीं होगा तो सब कुछ गलत है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए। तो इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे शो पे बड़े इंपॉर्टेंट हमने मेहमान हैं, उनको बुलाया था और साथ में हमारे पास आज अताउल रहमान साहब भी होंगे, जो कि अताउल रहमान साहब जो हैं हमें ख़ास तौर पे बताएंगे कि जो टोटके हैं गर्मी के लिए कि हमें क्या करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए, खानी चाहिए और कौन से ऐसे टोटके हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम बात करेंगे दूध में मिलावट। बचपन से सुनते आ रहे हैं दूध में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, और ये किस हद तक हो रही है, इसके क्या नुकसानात हैं और क्या इस तरह का दूध हमें पी लेना चाहिए और ये क्यों होता है, इससे क्या पॉइजन्स हमारे पेट में जाते हैं, क्या जर्म्स जाते हैं, किस किस्म के, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और साथ में हम जैसे कि शुरू में कोई ऐसे टैलेंट को इनवाइट करते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। एंड आई थिंक कि ये जो मॉर्निंग विद फ़िज़ा है ये उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है। तो आज हमारे पास हैं फ़रीद ख़ान और उनके भाई जावेद ख़ान, जो दोनों के दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं। आज हमारे शो पे हमने मधु किया है। कैसे हैं जी जावेद और फ़रीद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आप कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। ग्रेट। तो क्या प्लान्स है भाई, क्या हो रहा है? सिंगिंग हो रही है? हाँ जी, सिंगिंग हो रही है। तकरीबन हमने 2018 ऊंचा बोलिएगा वरना मुझे तो बिल्कुल पास आके सुनना पड़ेगा। 2018 में हमने शुरू किया था म्यूज़िक। अच्छा। ऑलमोस्ट हमने 10 गाने अपने यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिए हैं। वाह। तो 10 न्यू ट्रैक हमने बनाए हैं अभी। तो कंपोजर भी हैं आप लोग क्या? हाँ, लिखते भी हम खुद ही हैं, कंपोज करते हैं। और है कोई स्टूडियो वगैरह? नहीं, स्टूडियो तो हम इधर प्रोफेशनली करते हैं, सारे बड़े लोगों के साथ ही म्यूज़िक करते हैं। अच्छा, कौन कौन से लोगों के साथ किया अभी? जी, हमने पहले अली मुस्तफ़ा भाई से किया था, तो अभी रिसेंटली हम इंडिया से, एक मेरा दोस्त है, उधर से म्यूज़िक करवा रहे हैं। अच्छा। तो इधर काफ़ी जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं उन्हीं से हम सारा म्यूज़िक करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और आप अपने बारे में भी बताएं। असल में शौक़ तो सारा जवेद भाई का था, लिखते थे बड़ी देर से गाने। तो मैं कॉलेज में परफॉर्म करता था, स्कूल में परफॉर्म करता था। अच्छा। तो इनको लगा कि आवाज़ अच्छी है तो मेरा साथ दो तुम भी। तो पहला गाना हमने 2018 में रिलीज़ किया था, हमारा छड़ दिला, जो कि एसपी रेकॉर्ड इंडिया से रिलीज़ हुआ था। अच्छा। उसके बाद कितने व्यूज़ हैं अभी उस पर? उसके अराउंड अबाउट 500 के। अच्छा। और अभी कितने गाने? 10 गाने टोटल डुएट ही हैं आप लोग के। तो हमें क्या सुनाएंगे अभी? अभी न्यू सॉन्ग ही है भाई का, अग बन के, और मेरा गाना है अख दे पंगे, जो हमने मिक्स किया था वो भाई हम का, लोग उसमें परफॉर्म करेंगे और लाइव फ्री सुनाएगा वो। मैं पहले चाहूँगी कुछ लाइव सुना दें। जी, जी, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी आवाज़ क्या है, आपका टैलेंट क्या है। हाँ जी। तो हो जाए, फिर उसके बाद बात करते हैं। चले। जान इत्थे ले लेंदे जान तो प्यारे वे, खड़ के डबो देंदे नाल किनारे वे। जान इत्थे ले लेंदे जान तो प्यारे वे, खड़ के डबो देंदे नाल किनारे वे। छड़ दिला मेरे पहले रोग बथेरिया, वक्तां च पावी ना होर रुलावी ना। ना प्यार करी ना इकरार करी, ये दुनिया झूठी ये नैदा एतबार करी। छड़ दिला मेरे पहले रोग बथेरिया, वक्तां च पावी ना होर रुलावी ना। इधर इधर तुम्हें इधर बनती है शाबाशी। टू गुड, टू गुड, बहुत अच्छे। बड़ी अच्छी टोन है तुम्हारी। तुम्हारी पता है कैसी टोन है? हल्की हल्की तुम्हारी काके वाली टोन है। किसी ने कहा है तुम्हें काका है? ऐसे ही इंडियन, ज़्यादा इंडियन नहीं
करते हैं। गाते हो लोग ना- काका जी, गाते हो? जी जी हम लोग गांव में रहते हैं ना, हमारा लहजा जो पंजाबी है बिल्कुल। अच्छा, गुजरात टोबटिक से काके के कौन से गाने तुम्हें पसंद है? बिल्लो मैं बहुत गाता था। कौन सा? बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की हाय करें। हाय, ये इंडियन हो जाएगा ना, मगर वैसे तुमसे गवा लूं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा गाओगे, मुझे पता है। उसके अलावा उसके अलावा जो जरा काके की टोन वाला कोई पाकिस्तानी सिंगर इस तरह? हमारे खुद के ही गाने ऐसे हम वही बनाते हैं ज़्यादातर। हम हमने इंडियन एक ना म्यूजिक मिस- करते चलो हैं। सुनाओ हमने फिर एक तुम्हारी एक और लाइव सुनाओ। हमने ना एक मिस वर्ल्ड गाना किया था। तुम भी तो गाते हो ना? हाँ जी, मैं भी तो सुनाता तुम क्यों हूँ नहीं गा आपको। जी, पहले फरीद ही सुनाएगा आपको। अब आपकी बारी, चलो फिर फरीद के बाद हो गई फारी, चलो तुम्हारी बारी है, तो शाबाश। मेरा ना न्यू सॉन्ग आ रहा है, उसमें रैप है मेरा, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ बड़ा। अभी तो लाइव कुछ सुना दो। हाँ, लाइव में सुनाता हूँ वो। ਮੁੰਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫੈਨ ਤੇਰੀ ਘੈਂਟ ਲੁੱਕ ਦੇ ਅੱਤ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸੂਟ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਦੀ ਸਨੋ ਗੋਰੀਏ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਾਵੇ ਹੋ ਗੋਰੀਏ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਦਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਿਖਦਾ ਤੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤ ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਅੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਗੋਰੀਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਨੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸ ਜਾ ਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜਾ मेरा नाम है फिजा अली। आई नो। यार जबरदस्त, टू गुड। एक गाना आप और को सुनाए। हमने ना मिस वर्ल्ड किया था, मीडिया से मूवी के लिए भी ऑफर हुई थी उस सॉन्ग की। अच्छा? तो वो आपको स्पेशल वो आपको डेडिकेट वो आपको करेगा डेडिकेट free। करते सुनाए। हैं। बहुत अच्छी टोन है तुम्हारी। तेरी 6 फुट पूरी हाइट नी तेरा कलर भी प्योर वाइट नी ये विस्की कलर तेरी आइज नी तेरे हुस्न च कोई थोड़ नहीं तेनू मेकअप दी कोई लोड़ नहीं तेनू हेड टू टो मैं वेख लिया तेरे वर्गी तां कोई होर नहीं ओ तेनू पता नहीं किन्नियां दे दिल तू ठगदी ऐ मिस वर्ल्ड तू ओ पूरी मिस वर्ल्ड तू लगदी ऐ ओ पूरी मिस वर्ल्ड तू लगदी ऐ हर कलर ही तेनू सूट करे जो पौनी ब्रांड ओ बन जांदा तेरा फैशन सब तो वख कुड़े कुड़ियां च ट्रेंड ओ बन जांदा फॉलो मॉडलां भी तेनू कर दियां ने कॉपी कैट वॉक तेरी कर दियां ने फॉलो मॉडलां भी तेनू कर दियां ने कॉपी कैट वॉक तेरी कर दियां ने ओ जदों हाई हील पा के लक लचका के तू चल दिए मिस वर्ल्ड तू ओ पूरी मिस वर्ल्ड तू लगदी Very nice, जबरदस्त, टू गुड। और कोई एक साथ जरा कोई रैप में भी जरा म्यूजिक के साथ हम पीछे आपको बीट देते हैं ना, तो उसके साथ जरा रैप मिक्स करके जो आप दोनों का कॉम्बो है वो भी जरा सुना दे। सुनो तुम, वैसे मैं आज तुम्हें कह रही हूँ लाइव ये जा रहा है, देख लो तुम बहुत आगे जाओगे, ठीक है? खड़े हो और देखो ये माइक भी पकड़ लीजिएगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे गवाएंगे। किसने लिखा है गाना? ये हम मैंने लिखा भाई। लिखते आप ये क्या हुआ? ये किसी हाथी ने आवाज़ लगाई है। अच्छा जी, इस तरह के साउंड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं समटाइम्स जब हम टेक्निकल जाते हैं। ओके जी, स्टार्ट करेंगे। तो अभी अख दे पंगे अख दे पंगे सॉन्ग है। तो जावेद और फरीद, मुझे बताओ कि अगर मैं लाइव तुम लोग को कहूँ कि कोई तुम लोगों ने कॉम्पोजिशन करनी है तो क्या अभी के अभी यूँ ऐसे कॉम्पोजिशन बन जाती है, लिरिक्स बन जाते हैं? अगर कि कोई सिचुएशन आपको दूँ। नहीं, मैं लिखता हूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, तो लेकिन मैं लिखता बड़ा प्रॉपर हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई किसी के लिए कहते हैं ना, तो मैं तुम्हें जूती की नोक पर नहीं लिखता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं लिखता हूँ मैं ज़रूर, लेकिन मुझे एक गाना लिखने में 8-10 दिन लग जाते हैं। ऐसे नहीं 8-10 दिन? हाँ जी। हाय, वैसे स्पॉन्टेनियस अगर मैं पूछूं कि कोई कुछ सिचुएशन पे अगर आपको एकदम से कुछ लिखना पड़ जाए तो क्या लिखेंगे? मतलब अगर आप हमारे मॉर्निंग शो पे आए, हाँ जी। हमारे मॉर्निंग शो का नाम है मॉर्निंग विद फिज़ा, इसके टाइटल के साथ हमारा कोई ऐसा जिंगल आपको एकदम से बनाना पड़े तो क्या बनाएंगे? हमारे मॉर्निंग शो के हिसाब से क्या जिंगल होना चाहिए? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन। कितना कोई टाइम लगेगा? रिक्शा ले ले। बताएं। तो मैं अभी ना फ्री से करने बाद में ट्राई करता हूँ माइंड में जल्दी ना। हाँ, बस आप जैसे लोग ना दूध में पानी मिला के कहते हैं अच्छा आज पी रहा हूँ। बताएं ना, कुछ हो सकता है?
नहीं अभी तो नहीं मेरे से लिखा हुआ। क्यों? पैसे रखूं आगे तो बना लेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर क्या मसला है? लेकिन बस ना टैलेंट है ना, टैलेंट है, बनाए टैलेंट ना। तो है, लेकिन आपने सुने ही गाने सारे जो मैं लिखता हूँ। गाने बहुत अच्छे लिखे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें टाइम अब मैं लगता है। किस तरह से मुफ्त में अपने यहाँ पे मॉर्निंग शो का टाइटल सॉन्ग बनवाऊं? बंदूक की नोक पे भी नहीं बनवा सकूंगी, मुझे पता है आप में बोलने नहीं टाइम लगेगा। 8 दिन तो आपको मरने में लगेंगे, क्योंकि आप कह चुके हैं 8 दिन तो लगेगा। कुछ तो हल्की आज बनाए ना, कुछ तो करें, कोई रैप में बना दे, कोई ऐसी चीज़ है ना। ठीक है, अब आपके पास 5 मिनट है, जब तक कि मन से बात करती ठीक हो हूँ। गया। आपने बना के जाना आज मेरा यहाँ पे, कोई रैप में बनाए, जैसे बनाए। आप कुछ बनाएंगे मुंह बनाने के अलावा? नहीं गाना असल में मैं शुरू क्यों किया था गाना, मुझे बताओ। जो वो सिंगर्स गाना गाते थे उनका गाना अच्छा नहीं लगता था, वो सही नहीं गाते थे, तुमने कहा मैं ठीक हो गया। नहीं ऐसा नहीं नहीं। बस हमारा ड्रीम था, हम गांव में रहते थे, तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं सुनता था सिंगरों को, तो मुझे भी लगा कि हम लोग सिंगर नहीं बनना मगर चाहिए। अच्छा कॉम्बो है, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बहुत अच्छा जाओगे। स्पेशली मैं तुम्हें बताऊँ, रैप तो है ही आजकल ट्रेंड में, मगर इसकी आवाज़ में हाँ बड़ा इसीलिए मैंने इसको feel है। लिया है, साथ में लिखता मैं हूँ, तो सारा ना अभी यही जो हमने करता हूँ। न्यू सॉन्ग किया है वो आप सुनेंगे तो अच्छा। मगर मैं तुम्हें दो टिप ज़रूर दूंगी, क्योंकि तुम लोग अभी नए नए आए हो, है ना। कॉन्फिडेंट इतने ज़्यादा रहना कि बस तुम लोग बोलो कि सामने वाला जो है ना इम्प्रेस होना ही होना है। एक तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा, अभी स्टेज फेस कर लिया है, कॉन्सर्ट्स किए हैं जी कुछ? जी मैं करता हूँ। कहाँ कर चुके हो? मैं अभी ज़्यादा तो अपनी सिटी में लाहौर में भी किया था, पंजाब कॉलेज का किया था। हाँ। तो ज़्यादा अपनी सिटी में दुबई में मैं कैफेज वगैरह में करता रहा हूँ। अरे वाह, लेकिन अच्छा। लेकिन हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना उस पर अभी नहीं तुम मौका चुप मिला। करके सिर्फ गाना बनाओ, तुमने खुद कहा था मैं इससे बात करूँ। और देखो स्ट्रीम मीडिया पे मैं तुम लोग को ले आई हूँ, अब इससे अच्छा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हम न्यूज़ चैनल पे हैं और हम सबकी जो यहाँ पे चैनल की रेटिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी। ये पूरी दुनिया में तुम लोग को जो है ना, यहाँ से तुम लोग को फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा, पहचान मिलेगी। तुम गाना बनाओ, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मुझे बताओ कि पाकिस्तानी कौन कौन सिंगर्स को बहुत ज़्यादा सुनते हो, किन के गाने पसंद है? किसी का गाया हुआ भी सुनना चाहती हूँ मैं तुमसे। ज़्यादा मैं बिलाल सईद के गाने गाता हूँ। बिलाल सईद का गाना दे- कौन सा सुनाओगे? बारी बारी सुना देता हूँ। वही बारी सुना देता हूँ। फिर ये सुनाएंगे, चले जी। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हाथ ते डुल गई, हाथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चुफेरे, नाले सांभ के रखनिया, कोई दिल ते ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। वेरी नाइस, टू गुड। और कोई अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का नहीं, भी उधर नहीं गया आता है कोई? नहीं, और उनका किसका नहीं आता है? और ज़्यादा मैं यही गाता हूँ, बाकी अपने ही मैं तो नहीं गाता नहीं, हूँ। किसी और को भी तो सुनते होगे, किसी एक बिलाल सईद के गाने से तो सिंगर नहीं बन गए ना। इंडियन सुनता हूँ वो चलेगा। सुनाओ और किसके? ज़्यादा इंडियन सुनता हूँ मैं। नहीं, पाकिस्तानी क्यों नहीं सुनते हो? मेहदी हसन खान साहब नहीं सुनते हो? नहीं रफ्ता रफ्ता वो में नहीं क्लासिकल, गुलाम अली साहब। क्लासिकल से दूर और मैं- किसको सुनते हो? चलो, आतिफ असलम को तो सुनते ही होगे। हाँ तब से सुनाओ फिर, देखा निकले ना नाम। उनका है कि दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। इंग्लिश भी गा लेते हो? नहीं इंग्लिश नहीं, अच्छा। ज़्यादा पंजाबी गाते हैं क्योंकि
सारे बनाते हो उस टप्पे टाइप शप्पे भी आते हैं तुमको? नहीं टप्पे लाइक अगर वेडिंग सॉन्ग्स में तुम लोग को बुलाया जाए और तुम लोग को वेडिंग सॉन्ग में ज़्यादा सराइकी वो माड़ा तमाड़ा से यार जो इस टाइप आता के, है? हाँ, वो हल्की आंच पे सुनाओ ना। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा ए, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा ए। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा ए, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा ए। ओ सारियां तो वड्डा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार ता है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा। वाह जी, जबरदस्त, टू गुड। और अब बन क्या आपसे? अभी नहीं बना। अभी भी नहीं बना? तो क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा? नेक्स्ट टाइम फिर तुम जो है ना हमारे लिए कुछ बना कर आना। तुम हाँ, मैं मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम जो हो ना वो बादाम खाया करो, मैं तुम्हें कहूँगी तुम इसबगोल खाया करो। नहीं, मैं आपको भेजूंगा बस 1-2 दिन में बना के ना पूरा सॉन्ग भेज दूंगा। अच्छा, हाँ जी। बस तुमने बना के लाना है, अभी तुम्हारा तोहफा है। मैं तुम्हें इतनी बड़ी स्ट्रीम दी है, इतने गाने, इतना टैलेंट दुनिया को दिखाया तुम बहुत लोग अलग का। होगा है इंशाल्लाह, ना? जैसे शुक्रिया हमारे अदा गाने- करो मेरा। हाँ, बहुत you बहुत so much. हमें तो मजाक कर रही हूँ। नहीं, तुम लोग का हम तो बहुत शुक्रिया। हैप्पी हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। क्या हो गया? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम आए, बहुत शुक्रिया तुम्हारा दोनों के टाइम का। और इतना अच्छा टैलेंट तुम लोग के आने की वजह से मैं दुनिया में दिखा सकी। और मैं तुम लोग को फिर बता रही हूँ, ये लाइन लिख लो, आगे बहुत जाओगे, बहुत आगे जाओगे। स्पेशली मुझे इसकी आवाज़ में बहुत जो है ना दर्द भी दिखा है, फील भी दिखी है। और अगर टाइम मिले तो मेरे साथ गड़वी बजा के जो है ना गुलबर्ग के सिग्नल पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्किल्स के साथ कमा भी सकते हो। तो जब प्लान बने तो last, मुझे बताना। लास्ट पे दोनों गाना- भाई बहन रल के मिलके जाके कमाएंगे गड़वी में। तो अभी जो गाना हमारा लास्ट आया है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, थोड़ा चलो, शायर तेरा चढ़ हाँ, के इससे चले। पहले कि हम ब्रेक पे चले जाओ, खत्म हो जाए, सुना दो, शाबाश। ये रिसेंटली हमारा गाना 1 मंथ में पहले रिलीज हुआ है, तो ये आपको सुनाते हैं। इसमें ठीक है, आपको और फरीद। भी फील आएगी आग बन ले, ये वाला जी। आग बन ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये- अभी सैड सॉन्ग ये अभी रिलीज हुआ है मेरा। चलो भाई, जाते जाते रुला दो। शहर तेरा छड़ के चले आ, शहर तेरा छड़ के चले आ, तू खुश रह कलिया ही सजना, मैं हुण मुड़ के नहीं आना। उमर हुण सफरा च लंघनी, बूटे प्यारा दे साड़ के चले आ। शहर तेरा छड़ के चले आ, शहर तेरा छड़ के चले आ। अल्लाह वे अल्लाह वे अल्लाह वे अल्लाह वे, ओ गल्लां बैठ बैठ जिथे करदे सी ओ वड वड खांदियां थावां ने, धुप्पां वांग चुभदियां रहिंदियां पिपला वालियां छावां ने। नी तू वादे जेड़े कीते सी हुण क्यों भुल गईए, हीरे वर्गा यार तू छड़ के क्यों गैरां ते डुल गईए। तेरे बिन जीना ही छड़ता हुण बस रह गए कलियां, शहर तेरा छड़ के चले आ, शहर तेरा छड़ के चले आ। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूध में मिलावट के ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। बहुत से ऐसे लोग हैं अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, खालिस दूध पिलाते हैं, दूध में मिलावट, आपको दूध मिल रहा होता है, खालिस कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो मिलावट जिस किस्म की वो लोग करते हैं, कभी कोई साबुन का फेद मिला के कर रहा होता है, कोई पता नहीं सर्फ टाइप की कोई केमिकल यूज़ कर रहा होता है, कोई गंदे पानी को उठा के दूध में डाल देता है। तो इतने जरासीम, इतनी बैक्टीरियाज, स्पेशली जब वो घरों में जाते हैं, फिर वो बच्चे दूध पीते हैं, तो फिर उसके बाद उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और तो और बहुत सी डेथ्स भी इसी वजह से हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। इस तरह के मिलावट वाले दूध से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया है, वो सब हमने बात करने के लिए यहाँ पर जिनको मधु किया है वो मोहम्मद आसिम जावेद, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। कैसी तबीयत है आपकी? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत ठीक बहुत हैं? शुक्रिया आपका, Thank you, आपके वक्त का, क्योंकि आज का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध में मिलावट जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो लोग कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से लोगों की बहुत सेहत ख़राब होती है। तो आप इसके बारे में सबसे पहले क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, फिर हम आगे चलते हैं।
मैडम दूध में मिलावट मैं समझता हूँ कि एक हमारे माशरे का सबसे बड़ा इशू है और इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है जिसको हम ये कहते हैं कि हमें शायद अल्लाह ताला का खौफ नहीं रह गया हुआ, और दूसरी बात यह कि हमें कानून का भी खौफ नहीं रह गया हुआ। जब इन दोनों रीज़न्स की हम बात करते हैं तो हम मिल्क के ऊपर हमारी इंस्पेक्शंस तो मैडम इतनी चल रही होती हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हमारी टीम्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं। शहर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर हमने नाके लगाए होते हैं, हर आने वाली गाड़ी को हम चेक कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं है बल्कि तमाम पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमारी कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। इसी तरीके से शाम के टाइम पे 5 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 10 बजे तक उन्हीं नाकों के ऊपर हमारी टीम्स दोबारा से मौजूद होती हैं और दूध की गाड़ियों को चेक कर रहे थे। इसके साथ साथ हम जो दूध की शॉप्स हैं, जब वो रास्ते में जिस तरह से गाड़ी रोके, गाड़ी को, दूध की गाड़ियों को जब चेक किया जाता है तो उसमें कैसे पता चलता है, क्या करते हैं, मतलब ऐसे मैडम क्या? हमारे पास PCSIR से जो अप्रूव्ड एक लेक्टोस्कैन मशीन्स होती हैं। लेक्टोस्कैन मशीन के अंदर जब हम दूध का सैंपल जो है वो डालते हैं तो विद इन 40 to 45 सेकेंड्स वो सारी उसकी रिपोर्ट आ जाती है। इतनी जल्दी? जी 40 to 45 सेकेंड्स के अंदर उसकी जो है ना वो रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट जो है वो जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं PSQCA के बनाए हुए, उसके मुताबिक हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल के मगर उसमें जो भी रिपोर्ट आती है, जो आप दूध फेंकते हैं वो ज़्यादा केमिकल वाला होता है या जो ज़्यादा पानी वाला होता है, कौन सा दूध फेंकते हैं? मैडम दो चीज़ें हैं, एक होता है क्वालिटी, एक है सेफ्टी। जब कोई दूध जो है वो फूड सेफ्टी या मिल्क सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होता, फॉर दैट मैटर उसकी फ़ैट कंटेंट जो दूध के अंदर होनी चाहिए वो नहीं होती, और सॉलिड नॉट फैट्स दैट इज़ SNF हम उसको कहते हैं। अगर ये दो चीज़ें उसकी कम होती हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने किसी ना किसी अडल्ट्रेटेड मटेरियल जो है उसको यूज़ किया है। फॉर दैट मैटर कि जो है ना लोग उसमें एफ्लाटॉक्सिन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरह से फार्मालिन को डिटर्जेंट से इस्तेमाल पहले कर जो रहे आपने होते बोला हैं। वो क्या चीज़ है? एफ्लाटॉक्सिन भी, वो भी एक केमिकल है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन? जी एफ्लाटॉक्सिन ये भी एक केमिकल है। इसी तरीके से फार्मालिन एक केमिकल है जो कि उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने ये के भी लिए नुकसानदेह है? जी मैडम देखें, बात यह है कि कोई भी केमिकल जो है वो मुज़र सेहत है, उसकी जो है ना अफादियत नहीं है। वो उस दूध को प्रिजर्व करने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, उसकी किसी जो है ना उसको एक तरह के कलर देने में तो जो है ना वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो दूध का नेमुल बदल तो नहीं हो सकता ना। नहीं, तो ये मतलब वो दूध नहीं होता, वो दूध नहीं और होता। हम उसको दूध समझ के पी रहे होते हैं। हम उसको दूध समझ के पी रहे होते हैं और हम जो दूध नहीं होता उसी को डिस्कार्ड करते हैं। मैं अच्छा। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो तकरीबन हम 12 लाख से 13 लाख लीटर्स दूध डेली बेसिस पे पूरे पंजाब में उसकी चेकिंग कर रहे होते हैं। और जब मैंने दिसंबर में चार्ज अज्यूम किया उस वक्त हम जो है तकरीबन 5 से 6 लाख लीटर्स डेली जो है वो दूध चेक कर रहे थे पूरे पंजाब में। हमने अपने ही रिसोर्सेज में रह के अपनी टीम्स की जो इंस्पेक्शंस हैं उनको बढ़ाया, फील्ड के अंदर मॉनिटरिंग को ज़्यादा किया, जिसकी वजह से और उस वक्त जब दिसंबर के महीने में जो डिस्कार्ड करने की रेशो होती थी दूध के डिस्कार्ड करने की, वो 2% के करीब पहुंची हुई थी। जब हमने अपनी इंस्पेक्शंस को ज़्यादा किया, जब हमने एनफोर्समेंट के रजीम को सख्त किया, जहाँ पे हमें FIR देने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे FIR किया, जहाँ पे हमें फ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी वो फ़ाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंक्रीज़्ड इंस्पेक्शन का ये असर हुआ कि अब जो डिस्कार्ड करने की रेशो यानी कि जो मुज़र सेहत दूध है उसको तलफ़ करने की जो रेशो आ रही होती है वो तकरीबन 0.3%, 0.4% है जी। कि जो कि पहले से कम हुई है। और एक जो चैलेंज मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कोर्ट से हमने बहुत से ऐसे केसेस में लोगों को खुद अरेस्ट करके जो कि मिलावट वाला दूध बना रहे थे, जिसे हम सिंथेटिक मिल्क भी कहते हैं, वो बना रहे थे, हमने ख़ुद उनको अरेस्ट करके थाने भेजा, अगले ही दिन उनकी बेल हो गई। तो ये एक, और हमें फ्रैंकली टेलिंग मैडम ऐसा है कि हमें बाज़ का 2-2, 3-3 हफ्ते लगते हैं किसी जो है ना वो इस तरह के
बंदे को जो कि पकड़ते मिलावट रहे। वाला काम कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए, कि हम बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं, या किसी से अपने टोल फ्री नंबर पे जो है वो इतलात लोगों आपका से ले कहने रहे का होते मतलब हैं। ये कि जो कानून है उसका सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, जब सज़ाएं सख्त होंगी तो नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की चीज़ों को अटैम्प्ट दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आप कितनी बार पकड़ेंगे, कितनी बार रिहाई हो जाएगी। तो कानून का सख्त होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों एक सेशन जज साहब रिटायर्ड थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। हम वैसे तो अपने कानून जो PFA का एक्ट है उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, जो सज़ाओं का दुरानिया है उसको बढ़ा रहे हैं, कि अगर आपका मिलावट साबित हो जाती है तो फिर आपको सज़ा भी जो है उसकी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल फाइन भी होना चाहिए, कुछ फ़ाइन भी होना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए। और मैं ये बरमला तरीके से कहता हूँ कि अगर एक शख्स को 2 साल सज़ा हो जाए ना कि उसने दूध के अंदर मिलावट की है, पूरे पंजाब के अंदर जो है ना वो दूध खालिस आना शुरू क्या हो क्या जाए। नुकसानात होते हैं जब इस तरह के दूध पिए जाते हैं, लोगों के घर में पहुंचते हैं, तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। मैडम, इसमें 2 अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमीडिएट उसका जो नुकसान होता है वो ये है कि उसकी वजह से आपको जो है कोई गैस्ट्रो का इशू हो सकता है, कोई वॉमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है, ठीक है, और इस तरह के जो हैं वो इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म क्या है कि आपको दूध की वजह से जो ग़िज़ाइयत मिलनी थी, जो उसमें से आपको कैल्शियम मिलना था, विटामिन D मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ये बड़ा ही ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से, आप 10 बच्चों को इधर ला के देखें, उनमें से आपको कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे नज़र आएंगे जो अनहेल्दी हैं, जो इतने सेहतमंद नहीं हैं। उसके पीछे भी जब आप तज्ज़िया करेंगे तो आपको पता चलेगा या तो इनके घर में दूध खालिस नहीं आ रहा, या ये लोग जो है वो अपनी डाइट के ऊपर या अपनी जो न्यूट्रिशनल वेलबींग है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कर रहे हैं। तो दूध का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपकी सेहत के साथ है। और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसका टोल फ्री नंबर 1223 है। अगर आप कहीं पे भी देखें कि दूध के अंदर मिलावट किसी एरिया में पाई जा रही है, कहीं पे सिंथेटिक मिल्क लोग बना रहे हैं, या कोई भी इस तरह की आपको शिकायत है, तो आप 1223 के ऊपर इतला कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमने अपना एक कैंप भी जो है ना अपने ऑफिस में लगाया हुआ है कि आप वहाँ पे फ्री दूध जो है वो चेक करवा सकते हैं। अच्छा, अपना मतलब जिस तरह से घर में अगर किसी घर को में डाउट आप है बिल्कुल। वो दूध लेकर आए और वहाँ पर जो है चेक करवा सकता है। एक बड़ी अहम चीज़, इस सारे जो मिल्क से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम जब कई घरों में जाते हैं, हम कहते हैं जी आप दूध का सैंपल चेक करवाइए। हमने एक कैंपेन जो है वो शुरू की, तो बहुत से लोग रिलक्टेंट थे, वो कहते थे कि हमारा जो है वो अपने गवाले के ऊपर एतबार है, हम नहीं चाहते कि हम जो है मतलब आपसे दूध का जो है वो टेस्ट करवाएं। तो ये एक जो डिमांड साइड है वहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है। और फ्रैंकली टेलिंग, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो दूध की फॉर एग्ज़ाम्पल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उसकी कीमत जो है वो फ़िक्स की हुई है 180 रुपीज़, 150 का भी मिल रहा है। अब 150 में वो दूध नहीं होता, कई जगहों के ऊपर वो 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री दे रहे हैं। तो खुदारा ऐसे लोग जो हैं वो दूध नहीं दे रहे, वो दूध के नाम पे कोई सफ़ेद जो है वो सलूशन आपको दे रहे होंगे, वो दूध नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसे एक लोगों के ब्रेक ऊपर लेते भी नज़र रखें। हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, आपसे ही बात करेंगे दूध में मिलावट के ऊपर और उसके क्या नुकसान हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। ये सारी बातें हम आज यहाँ पर अपने प्रोग्राम में करें, तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूध में मिलावट के ऊपर। अच्छा जी, आप हमें बता रहे थे ये जो हम दूध लेते हैं, जब इसके अंदर ये डिटर्जेंट वगैरह जैसी चीज़ें चली जाती हैं और इसकी मिक्सिंग हो जाती है, तो ये पेट में जाके क्या नुकसान पैदा मैडम इसके कई एक नुकसान, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसके एक तो जो है ना फौरी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, गैस्ट्रो का इशू हो सकता है, आपको कोई पेट के हवाले से जो है ना वो इशू हो सकता है। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो है इसके नुकसानात में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आपकी वो क्योंकि न्यूट्रिशन इसके अंदर नहीं है, तो वो जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं रिगार्डिंग कैल्शियम, वो आपको जो है ना वो नहीं मिल रही होती। एक चीज़। दूसरा ये है कि ये कहीं ना कहीं पे जो हमारी नाहालिस ग़िज़ा है उसकी वजह से भी हमारी बहुत से जो है ना वो इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आयरन की कमी है, वो भी ग़िज़ा के साथ उसका ताल्लुक़ है। आपके विटामिन ए की कमी है, आपके विटामिन
डी की कमी है, इन सब का जो ताल्लुक है वो ग़िज़ा के तो साथ क्या है। दूध का इस्तेमाल फिर हम इस तरह से छोड़ दें और हम डब्बे के दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दें? मैं ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा ये हो कि आप जहाँ से भी दूध, या तो आप खुद अपनी भैंस रख सकते हैं तो रख लें, अपने फार्म में रख लें, कोई ऐसी अगर हो। ऐसा नहीं कर सकते कि शहर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तो वहाँ पे भैंस रखना मुश्किल होता है, तो उस सूरत में जो है ना वो आप किसी जिसके ऊपर आपका एतबार है उस शख्स से बेशक आप थोड़ा सा महंगा दूध ले लें, लेकिन वो दूध हो, आपकी तसल्ली वाला दूध हो। अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट से जो अवेलेबल दूध है, बेशक पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को 1223 के ऊपर कॉल करके आप ये बता सकते हैं कि इस वाली शॉप का दूध चेक कर दें हमें, ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कि कि इस बच्चे शॉप पी रहे से हैं, सब पी रहे बच्चे हैं। पी रहे हैं, ठीक है। और मैं उन दूध के कारोबार से मुंसलिक लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि दूध को हम टेस्ट करवा सकते हैं, आप लोगों के जो है ना टेंट्स लगे होते हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं, कैंपेन्स होती हैं, कहाँ है आपके ये कैंप्स लगे हुए, कोई ऐसे नंबर्स जहाँ पे लोग अपना दूध ले जाके चेक करवा सकें? मैडम 1223 के ऊपर 1223 पे कॉल करें। 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल करके आप अपना दूध का सैंपल जो है वो भिजवा सकते हैं फिर से पंजाब। मैं बोलूँगी 1223। जी, ठीक और है। 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप किसी भी जो फूड रिलेटेड चीज़ है उसके ऊपर शिकायत भी अपनी दर्ज करवा सकते हैं। दूध का अगर आपने टेस्ट कोई करवाना भी है, शय खाने पीने की दूध से हटके भी अगर 2 नंबर है, आपको पता है कि ये सही नहीं है, तो उधर कंप्लेन करा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते ओके, हैं। कितनी देर में एक्शन होता है? मैडम उसकी जो है ना हमारी टीम 1 से 2 घंटे तक जो है ना वो पहुंच जाती है। वेरी नाइस। और ये कहाँ है? लाहौर में भी, एवरीवेयर है? ये पंजाब। पूरे पंजाब में 1223 हमारा जो टोल फ्री नंबर है, और पूरा हमने कंप्लेंट रिड्रेसल का एक मेकनिज़म बनाया हुआ है। अच्छा। कि जैसे किसी शख्स की तरफ से कंप्लेन आती है, उसका जो है मोबाइल नंबर वहाँ पे आ जाता है, उसका एरिया का एड्रेस और जिस जगह की उसने कंप्लेन की होती है वो भी सारी डिटेल्स जो है हम नोट कर लेते हैं। ठीक और जो है। कंसर्न उस एरिया की टीम होती है फूड सेफ्टी की, उस फूड सेफ्टी की टीम को हम वहाँ पे भिजवा देते हैं और उसकी कंप्लेंट को एड्रेस करते हैं। अच्छा सर, जैसे 10 गाड़ियाँ हैं, 10 में से कितनी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें मिलावट होती है जो आप पकड़ते हैं? मैडम ये मैंने रैंडम एग्जाम्पल में 10 बोला, मैं आप एक लोग तो मिसाल बहुत देता हूँ रोज़ की। कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 0.3% ऑफ टोटल चेक्ड मिल्क वो जो है मुज़र सेहत होता है। 1000 में से 3 गाड़ियाँ? 1000 नहीं, गाड़ी की बात मैं नहीं करूँगा। बाज़ मतलब, ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो डिस्कार्ड जो है उसकी रेशो ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। लेकिन आप टू बी ऑन द सेफ़र साइड मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि 1000 में से 3 लीटर के करीब जो है वो डिस्कार्ड हो अच्छा। रहा होता है ऑन एवरेज। अच्छा। ऑन एवरेज जो है। और घर में भी क्या चेक कर सकते हैं खुद? मैडम इसके ऊपर हमारी जो टीम है, हमारी R&D की भी टीम है, वो एक किट्स जो है उसने बनाई हुई हैं PCSIR से हमने, क्योंकि जब तक PCSIR जो बॉडी है, एक नेशनल बॉडी है, जब तक उनको वो अप्रूव नहीं करती हम उसको मार्केट के अंदर नहीं दे सकते। तो वो अभी अप्रूवल के और एक्रेडिटेशन के मराहिल में हैं वो किट्स। जैसे ही वो किट्स जो हैं वो वहाँ से जो हैं अप्रूव हो जाती हैं तो हम उसको मार्केट में भी प्रोवाइड कर देंगे कि आप ख़ुद भी जो है वो किट लेके तो दूध जो है घर में चेक कर सकें। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगी कि आपका जो इदारा काम कर रहा है और क्या क्या एफ़र्ट्स हैं और क्या क्या खिदमात हैं वो आप प्लीज़ बताएं ताकि हमें पता चले, और कौन सी ऐसी चीज़ों में आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। प्लीज़ गो हेड। मैडम इस तरह से है कि हमारा जो फूड सेफ्टी हमारा मिशन है, जितनी भी फूड आइटम्स हैं, वो पानी है, वो दूध है, वो दालें हैं, वो जो है स्पाइसेस हैं, उन सब की हम जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। पूरे पंजाब में हमारी 150 फूड सेफ्टी टीम्स हैं जो दिन रात काम कर रही होती हैं, और ऑन एवरेज डेली बेसिस पे हम 3000 से 3500 इंस्पेक्शंस जो हैं वो फूड बिजनेसेस की कर रहे होते हैं। और पिछले 6 माह के अरसे में हमने तकरीबन 4,68,000 के करीब इंस्पेक्शंस की, जिसमें से हमने 1500 के करीब जो प्रेमिसेस को जो है वो सील किया कि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ठीक नहीं हो रही थी।
और 486 मिलावट वाले लोगों के ख़िलाफ़ हमने FIRs दी और इसी तरीके से हमने तकरीबन 590 मिलियन रुपीस के फ़ाइन किए और इस अरसे में हमने तकरीबन 9 लाख लीटर्स के करीब दूध जो है जो मुज़र सेहत था उसको तलफ़ किया। 3 लाख किलोग्राम के करीब हमने गोश्त जो कि मुज़र सेहत था उसको तलफ़ किया और इसी तरीके से तकरीबन 3 लाख लीटर्स के करीब बेवरेजेस को तलफ़ किया। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं। इस वक्त जो हमारा फोकस है, एक तो ये है कि जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दी जाए। दूसरा ये है कि न्यूट्रिशनल वेलबींग, बच्चों की जो है न्यूट्रिशनल वेलबींग के हवाले से और ख़वातीन की न्यूट्रिशनल वेलबींग के हवाले से हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से आगाह किया कि किस तरह से हम अपने ये जो दूध है इसकी मिलावट से कैसे बच सकते हैं और जिस तरह से दोबारा से इन्होंने 2-3 बार नंबर बताया। नंबर है 1223 1223, इसको लिख लीजिए। 1223 एक ऐसा नंबर है जब आपके घर में कोई दूध मिलावट वाला आता है या आपको डाउट है या आपको लगता है कि फिर भी मैं इसको चेक करा लूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, तो 1223 पे आप कॉल कीजिए, कंप्लेन कीजिए, वो आपको आके चेक करेंगे, चेक करके आपको बता देंगे। जो मतलब आप उनके जो कैंप्स लगे वहाँ पे भी जा सकते हैं और जो तरीक़ेकार है आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको तसल्ली हो जाएगी कि जो दूध आप अपने बच्चों को पिला रहे इज़ दैट राइट, इसके अंदर न्यूट्रिशंस है या नहीं है, ये बच्चों को इस तरह से ये कैल्शियम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखना हमारा जो है फ़र्ज़ है। फिर देखिए और उनको पिलाइए इसी तरह का खालिस दूध, ठीक है। विल सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक एंड यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं आपकी एक बड़ी फेवरेट पर्सनालिटी से। ये जनाब जब हमारे शो पे आते हैं तो आप बहुत पसंद करते हैं इनकी बातें, इनके नुस्खे, इनकी चीज़ें, इनकी अद्वियात, इनके टोटके। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब। क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। तो कहाँ गायब थे इतने दिनों से आप? बस मैं थोड़ा सफ़र में था, सफ़र में थे? इस्लामाबाद गया हुआ था, कराची गया हुआ था बस। चले, बड़ी बात है। सफ़र में हमारे लिए दुआ करते हैं ना आप? जी जी ज़रूर। देखें पिछले महीने उम्रे पे ख़ास दुआ हुई आपके लिए माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी शफ़ा रहती है, आप इतने अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है आप लोगों को जिन जिन लोगों को जानते हैं पर्सनली उनके नाम इंडिविजुअली लेके भी दुआ करते होंगे फॉर श्योर। अच्छा अताउर रहमान साहब, गर्मी बहुत शिद्दत से है, ठीक है, और गर्मी इस दफ़ा बहुत लंबी हो गई है। एक तो गर्मी आने से पहले गर्मी आ जाती है, मौसम कुछ इस तरीके से हो गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मसला चल रहा है ना अताउर रहमान साहब। ये पहले ये होता था कि जो मौसमी फल पहले आने होते थे वो टाइम पे आ जाते थे। अब देखिए गर्मी आ गई, अभी तक आपको चिट्टा चौसा जो है वो अच्छा सही खाने को नहीं मिला क्योंकि लेट हो गए फल। वो जो सीज़न का फल है वो मिल ही नहीं रहा। फिर गर्मी की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पीछे पित्त निकल आती है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, ब्लैकआउट हुआ होता है, कोई बेहोश हो रहा होता है। तो इस तरह की जो ये सारे सिम्टम्स चल रहे हैं, तो इसको किस तरह से हम अपनी जो है बॉडी को ज़रा ठीक कर सकते हैं इन सब हालात के बावजूद, ज़रा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इस बार पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस हम लाहौर में चूँकि रह रहे हैं तो इसमें गर्मी की शिद्दत जो है ना पिछले 2 माह से कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न पे चल रही है। और हम लोग चूँकि आदी नहीं है, अमूमन लाहौर में बहुत भी गर्मी हो तो एक हफ़्ता 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम गर्मी पड़ती है, ये हमारा स्टेमिना है बॉडी का जी। लेकिन कंटिन्यूसली 2 माह गर्मी बर्दाश्त करने में हमारे अंदर वो मसाइल पैदा होते हैं जैसे जिन लोगों को एलर्जी के इश्यूज़ हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं। जैसे हार्ट पेशेंट हैं उसमें सफोकेशन की वजह से, घुटन की वजह से, गर्मी की वजह से कंट्रक्शन आता है, हार्ट फेलियर्स के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। प्लस ये कि जिन लोगों को डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हैं, जिनको जस्ट लाइक जाहिर बात है जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आपका फूड स्टफ़ जो है ना वो भी ख़राब होता है। अच्छा। तो हम लोग चूँकि आदी होते हैं बाहर के भी खाने खाने हैं, घर के भी खाने, तो बाहर के खाने मोर देन 90% जो है ना वो बासी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया, बदहज़मी, इंडाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं। अच्छा। तो ये भी एक गर्मी के अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट है। लोग बहुत ज़्यादा बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें हैज़ा हो जाता है, गुम हैज़ा हो जाता है। थर्डली ये कि गर्मी की वजह से जब ज़ाहिर बात है सारे लोग तो वसाइल नहीं रखते कि वो हर वक्त ठंड में रहें, एसी में रहें, और बिलखसूस जो महंगाई का आलम है, जो बिलों के हालात हैं, तो उसमें तो फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए जी, और ऊपर से लोड शेड है। जी एब्सोल्युटली। फिर तीसरा ये कि जो फल हैं
गर्मी में जो हमारे लिए नेमत है वो भी गर्मी की शिद्दत की वजह से सड़ जाते हैं। तो एक तो फल आ ही नहीं रहा ना, सीजन वाला आ ही नहीं रहा और सीज़न वाला फल भी नहीं आ रहा। तो बस गर्मी के लिए यही एहतियात है कि आप अपने खाने के अंदर मिसाल के तौर पे अगर हम सर्दियों में 3 खाने लेते हैं, जस्ट लाइक एक ब्रेकफास्ट लेते हैं, एक लंच लेते हैं, एक डिनर लेते हैं, तो आपको जब बहुत शदीद गर्मी पड़ रही हो तो पूरे दिन में 1 मील लेना चाहिए। और अच्छा, 2 खाना टाइम कम कर देना चाहिए? खाना ओबियसली कम करके 2 टाइम आप जूसेस ले सकते हैं, फल अच्छा, फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है। तो उससे आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट है गर्मी की शिद्दत का, जो आपकी बॉडी पे असर है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो जो मिर्च मसाले से पका खाना है, तेल absolutely, से बना spicy खाना है, चीज़ें। भुनी हांडियाँ हैं या गोश्त की जी, या इस जी। तरह की चीज़ें, वो कम करके हमने फलों की तरफ ज़्यादा और सब्जियों की लिक्विड तरफ की तरफ ज़्यादा ज़्यादा रहना है। जाना है। और लिक्विड की तरफ Absolutely, जी। अच्छा, और उसके अलावा कोई ऐसा कोई नुस्खा भी अगर आप हमें बताएं जो हम पिए तो बॉडी अंदर से हमारी ज़रा ठंडी रहे, जैसे समझे आप हमारे अंदर किसी ने एसी लगा दिया और ऐसा कुछ बता दें। जी जी, देखें कुदरत ने हर मौसम की मुनासबत से ना कोई चीज़ ऐसी पैदा की है या उन दिनों वो हमें मैसर होती है जो अल्लाह पाक का ख़ास तोहफ़ा होता है। क्या बात? मिसाल के तौर पे जब गर्मी आती है तो 3-4 मशरूबात आप देखते हैं, संदल का शरबत, बादाम का शरबत, बजूरी का शरबत, ये आम हाँ, मैं जगह मिल रहे कल होते हैं। खावर रियाज साहब हैं जो फोटोग्राफर हैं, जी, जी। कल मेरा उनके पास शूट था, तो उन्होंने सबसे पहले जब मैं बैठी हूँ तो मुझे बादामों का शरबत दिया। जी जी, और आप यकीन कीजिए मेरी क्योंकि गर्मी में शूट था, ब्राइडल जोड़ा, वो पीने के बाद मैं काफ़ी देर तक फ्रेश रही हूँ, कोई घंटा 2 घंटा मुझे वो गर्मी की शिद्दत नहीं लगी है। बिल्कुल तो ऐसे। मुझे हैरत है, बादाम तो गर्म नहीं होते। नहीं नहीं, देखिए वो आप देखें बादाम का जो मैकेनिज्म है ना वो आपकी खुश्की ज़ाहिर करते हैं, तरावट बहाल करते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर तरावट बहाल होगी तो आपका सोडियम लेवल बैलेंस होगा। अच्छा, इसी तरह नमकीन शिकंजबीन का लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग गर्मी में, ठीक तो है। वो बीमार नहीं होते। अच्छा, मैं ये बता मुझे रहा था बादाम के शरबत का बता दें, वो जी, किस जी। तरह से बना सकते हैं, क्योंकि बादाम का शरबत तो घरों में आम फैमिलीज बनाती हैं। जैसे आप 1 केजी बादाम लेके ठीक है, तो 5 लीटर पानी में उसको वो पहले तो उसको भिगो के रख दें रात भर को, सोक कर दिया, ठीक तो है। वो जो है वो सुबह नरम हो जाएंगे और छिलके उसमें- निकाल लें। हाँ जी, ओबियसली छिलके। जब आपने शरबत बनाना है फिर ना भी उतारें, लेकिन अगर अच्छा। आपने वैसे इस्तेमाल करने बादाम तो वो आप इसको छिलके उतार सकते हैं। ठीक है, फिर? और वो उसकी तासीरन भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे वो। और प्लस ये कि उसमें चीनी में उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसमें शरबत बनता है, तो ठीक वो है। घरों में भी बन सकता है। और लेकिन उसको अच्छी तरीके से थोड़ी मिकदार लेके पानी के साथ ग्राइंड करके फिर वो पी लें तो दैट इज कॉल्ड लाइक एग्जैक्टली अ शरबत। वो नहीं, वो और चीज़ है बेसिकली। जो रात को बादामों को भिगो के छिलका उतार के खाली बादाम खाना, वो एक और एलिमेंट है। जो अच्छा। बादाम का शरबत है वो पूरे SOP से तैयार होता है। अच्छा, हाँ, तो वो एक अलग एलिमेंट है। ये लेकिन सरदाई क्या होती है? वो भी तो जी, बादाम सरदाई में ये होता है कि मुख्तलिफ हमारे जैसे मगजियात हैं, कुछ बादाम हैं, कुछ ऐसी ठंडी अज्जा हैं जिनको घोट कर अच्छा, उनको लुब्रिकेंट करके दूध में, पानी में और सत्तू उसमें डालते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें तो हम डालते ये हैं। ग्राइंडर में भी बना सकते हैं? जी जी, जैसे ग्राइंडर वो में भी बन सकती है, हर चीज़ बन सकती है। मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे अल्लाह पाक ने 3 चीज़ें हमारे ऐसी कॉमन है, जस्ट लाइक गूंद कतीरा है और ये तुखबलंगा। ये ऐसी चीज़ें जो आपने कहा ना कि जब हमारी बॉडी रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत है, आप एयर कंडीशन बन जाएंगे। हाँ, अल्लाह पाक ने ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं ये दोनों, आप बता रहे तुखमलंगा, तुखबलंगा और ये जो है गूंद कतीरा। गोंद कतीरा आपके पास है? जी वो मौजूद है जी। ये देखें जी, ये दाने होते हैं, ये तुखबलंगा है। अच्छा, ये सीड हैं, ये बहुत ठंडे होते हैं। जैसे वो चिया सीड है, ठीक है। वो चूँकि इम्पोर्टेड होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं, और ये पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने इसकी प्रोडक्शन वो है, अच्छा, तो ग्रोथ है। अगर चाहें तो चिया सीड्स भी ले सकते हैं, वो भी ओबियसली ठंडे? चिया सीड भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, मकसद सेम ये दोनों का। अच्छा, हाँ, ये और इसी तरह गूंद कतीरा ये है। अच्छा, काम दोनों का सेम है, बस वो महंगे होते हैं। हाँ, चिया सीड चूँकि ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी ग्रोथ होती है और वो एक तकरीबन मैकेनिज्म सेम है दोनों। मगर चीज़ें उनकी हैं, सारा कुछ सही है। और ये हमारे जैसे आप ये देख लेना कि कुछ फल ऐसे हैं, हाँ, अनार महंगा है, इसी तरह और कुछ फल सस्ते हैं। तो कंपनसेशन अल्लाह पाक इसी ने ना तरह हर महंगी चीज़ को भी बनाई है और सस्ती चीज़ भी बनाई है, बेशक। ताकि लोगों की, गरीबों की पहुंच तक वो पहुंच सके। अच्छा, अब वो जो गोंद कतीरा है वो क्या है? ये गोंद कतीरा है। ये गोंद होती है, छाल होती है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मेन देखें, हम लोग जो जोड़ों के अमराज है ना, उसके अंदर जैसे वो कहते हैं ना गोडों में मिक मुक गई है, लुब्रिकेशन, उसमें भी ये काम करता है। दिखाएं जी, मुझे please। निकाल के, कैसे है? जी प्लीज़, देखिए और ये कैसे खाना है? बस। ये जो है ना बेसिकली इसको रात को पानी में भिगो देते हैं ठीक है, और सुबह ये फूल जाता है। अच्छा, और उसके बाद इसको शरबत मिला लें, इसमें कोई भी चीज़ मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपकी बॉडी को रेफ्रिजरेंट करता है, आपके जो लीवर के अंदर एंजाइम बढ़ जाते हैं उनको नॉर्मलाइज करता है। अभी तो हाँ ये पत्थर है ना, हाँ जी, तो जाहिर रात बात है भर इसका इसको पानी में भिगोएंगे। भिगोना है तो ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल, जस्ट लाइक वो एक
खस्ता सी चीज़ बन जाएगी। तो आप इमेजिन करें कि ये आपके जिगर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, आपके अंदर जो हिद्दत पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, कुछ लोगों को आप जैसी गर्मी आती है यूरिनेशन, येलो किस्म का पेशाब आता है, येलो कलर का। और नॉर्मली लाइट येलो तो पेशाब का कलर है, लेकिन डार्क येलो पेशाब जब होता है तो उस सूरत में आपका ये पेशाब की रंगत को ठीक कर देती है। अच्छा, एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपको, कई बच्चों को टाइफाइड का बुखार होता है तो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस, उसको सेका लग जाता है, अच्छा, या लू लग जाती है। तो ये जब आप रात को भिगो के और सुबह उसका पानी में, दोनों चीज़ें बेशक इकट्ठी आप डाल लें, इसको आप पानी में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। अच्छा, और आप इमेजिन करें कि आपके अंदर जब गर्मी लगने से तबीयत में तलखी आती है, वो विद इन अ मिनट्स वो तलखी ज़ाहिल हो जाती है। अरे वाह। और फिर ये जॉइंट्स के अंदर जो हमारे ये लिगामेंट्स, हमारे जो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको भी दूर करता है। अच्छा, हाँ, थर्डली ये कि ये आपकी हमारे फीमेल्स में जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो हार्ट फ्लैशेस के इश्यूज होते हैं, अच्छा, उसके अंदर ये तीरे बहदफ चीज़ है माशाल्लाह। अच्छा, उन ख़वातीन में सब वो एक हार्ट फ्लैशेस की वजह से मसाइल बनते हैं, पसीना आता है, त्रेलियाँ आती हैं, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसकी जो फॉर्म होगी वो इसी तरह से जेली फॉर्म बन जाएगी? जी एब्सोल्युटली, वो जैसे थोड़ी सी इसबगोल जेली की जेली होती सी है? सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत पीने में मज़ा आएगा आपको, और जायका भी बड़ा खुश जायका है। बस रात भर हमने भिगोना है, सोक एब्सोल्युटली, करना है। बिल्कुल ऐसे। और जैसे अभी फौरन पीना हो तो तब भी घंटे के लिए भिगो उसमें दो एक तो हो दो जाएगा? ढाई घंटा आप अगर इसको थोड़ा सा पानी में डिप रखेंगे, उसके बाद ये इस काबिल हो जाएगा और कि ये कितने ये पीसेस, जैसे पीसेस से कितने को डालने पीसेस पानी में ये है कि ये एक गिलास पानी के लिए सिर्फ 3-4 पीस, 5 पीस भी काफ़ी हैं। Enough हमारे यहाँ लोग जब ये देखते हैं ना कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, वो 2-2 चम्मच डाल लेते हैं, 3-3 चम्मच डाल लेते हैं कि फ़ायदा जल्दी मिलेगा, वो फिर घुटनों में बैठ जाता है। तासीरन जो ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे इसबगोल का छिलका है, कई लोग रेगुलर खाते हैं तो उनको क्या होता है, आर्थराइटिस के इशूज़ होते हैं, जॉइंट्स के इशूज़ हो जाते हैं। तो वो मजाज, आप देखें ना, एक बंदे का बलगमी मजाज है या सर्द मजाज है, वो सर्द मजाज की चीज़ें ज़्यादा लेगा तो वो फिर बॉडी में इसका डिपॉजिट होने मतलब का कि खर्चा है। इसबगोल भी इतना रेगुलर नहीं खाना रेगुलर नहीं चाहिए। लेना है, कोई भी चीज़ है उसको आप हैबिट ना बनाएं, आदत ना बनाएं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है ना उसका आदी हो जाता है। सही बात है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। कोई कॉल्स अगर आपको करनी है प्रोग्राम में अताउर रहमान साहब के लिए तो प्लीज़ कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे जो नुस्खा आपको पूछना है गर्मी के हिसाब से, क्योंकि आज हमारा यही कॉन्सेप्ट है, तो ही विल गाइड यू। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब। हम बात कर रहे हैं गर्मी के ऊपर। अगर आपको कॉल करनी है तो प्रोग्राम में हम आपकी कॉल भी शामिल कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि जब गर्मी आती हैं तो कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो घेरा लगा लेती हैं, ख़ासतौर पे हमें उनसे बचने की ज़रूरत होती है? जी, गर्मियाँ जैसी ही आती हैं तो उसमें 3-4 कॉमन डिजीज़ हैं, जिसमें मैंने आपको बताया बदहज़मी, गुम हैज़ा नंबर 1, नंबर 2 यूटीआई की इन्फेक्शन। लोग पानी रूटीन में पी रहे होते हैं तो गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस वजह से हमें यूटीआई में इन्फेक्शन भी हो जाती है, या जिनको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो वो रिएकर हो जाती है। अच्छा, थर्डली ये कि जिनको लीवर की इश्यूज़ हैं, जिनके जिगर में एंजाइम ज़्यादा हैं या गर्मी है या हिद्दत है, तो उनमें भी लीवर से रेलिवेंट जितनी डिजीज़ है वो बढ़ जाती है। अच्छा, चौथा ये कि कई लोगों में सन स्ट्रोक की वजह से, हिद्दत की वजह से एलर्जीज इश्यूज़ होती हैं, एलर्जी कॉज करती है। तो जैसे ही सूरज की तपिश उनकी बॉडी पे पड़ती है तो आर्टिकेरिया है या इचिंग है या एक्जिमा है, वो भी एग्रीवेट हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये कॉमन डिजीज़ हैं, खारिश के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो इस किस्म के पेशेंट हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। मतलब वो अगर बाहर जाना दिन में ज़रूरी है तो मास्क पहने और सर पे जो है ना गीला कपड़ा या तौलिया लेके जाएं, उससे बहुत उन्हें फ़र्क पड़ेगा। थर्डली ये कि आम रूटीन में अगर हम एक बार बात करते हैं, नहाते हैं, तो बहुत गर्मी में हमें बेशक 3 बार नहाएं तो वो भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अच्छा, हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है। देखिए ना, गाड़ी है, गाड़ी जब हीटअप होती है तो आप पानी डालते हैं जी, तो फिर वो नॉर्मलाइज होती है, उसका ठीक है। पीएच नॉर्मल होता है। तो बॉडी जो है ना, ये भी अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हसास बनाई है। अच्छा। ये हमें फौरी तौर पे इसके अंदर जो भी माबाद असरात या इसके अंदर जो भी प्लस माइनस होता है वो फौरी पता लगता है। तो हमें अपनी डाइट, अपना माहौल, अपना लाइफस्टाइल उसी तरह मोल्ड करना है कि जो उसका मौसम का तकाजा है। अच्छा हकीम साहब, जैसे ये मेरे जितने भी भाई हैं ना, ये सारे बाइक पे आते हैं जी, और जी। बाइक पे ही घर जाते हैं। जैसे इनकी ड्यूटी, और जब इनकी ड्यूटी ऑफ होती है ना तो ये बहुत शदीद गर्मी होती है उस वक्त जब ये घर के लिए जी, जी, निकलते जी। हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये मेरे भाई या बाकी और जो भाई जो बाइक पे जाते जी, हैं जी। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और जॉब के लिए, तो उनको जब शदीद गर्मी लग रही होती है तो वो क्या ऐसा करें, क्या पी के जाएँ जिससे थोड़ा सा इनको गर्मी की शिद्दत जो है वो घेरा कम लगाए? देखें, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बाइक पे जाने वाले लोग कैप का इस्तेमाल करें।
कैप या हेलमेट से भी आपकी गर्मी जो है ना डायरेक्ट आप पे धूप नहीं पड़ती, क्योंकि सन स्ट्रोक का जो मेन अटैक है वो आपके सर पे होता है, अच्छा, बॉडी पे नहीं होता। सर से ही? जी सर से होता है, ये दिमाग के ऊपर जब दिमाग हीटअप होता है तो उस टाइम अच्छा। सन स्ट्रोक के इश्यूज। तो मतलब गीला कपड़ा जो है वो रख के जी, रुमाल, गीला उसके कपड़ा रख ऊपर भी सकते हम हैं, हेलमेट जी। पहन सकते हैं? हाँ जी, गीला कपड़ा, ये रुमाल है उसको थोड़ा गीला करके ड्राई करके सर पे रख के फिर ऊपर से हेलमेट पहन ले पहने तो या वो तो टोपी पहन ले। बेहतरीन चीज़ है ना। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ये बच्चे हमारे घर से बाहर निकलें तो इनको चाहिए है कि जाने से पहले या घर से निकले हैं तो नमकीन शिकंजबीन पी लें, कोई मशरूब पी लें, शरबत पी लें, फालसे का जूस, मौसम आता है तो फालसा आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। या आप अगर सत्तू? जूस सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। अगर अच्छे खालिस सत्तू मिलता है तो वो भी आपकी बॉडी को हल्का फुल्का भी रखता है, रेफ्रिजरेंट भी है और पूरी आपकी खुश्की ज़ाहिर करता है, तरावट बहाल करता है। ठीक है। और ताकत रखी है अल्लाह ने सत्तू। अच्छा, सत्तू भी बहुत से किस्म के आते हैं, चने का सत्तू और जी, जी, गंदम का सत्तू। गंदम का सत्तू, कौन सा सत्तू जो देखिए, गर्मी हम- के लिए ठीक है? जी जी, जौ का जो सत्तू है ना, जौ का, जौ का सत्तू? हाँ, गंदम का भी सत्तू लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी तासीर डिफरेंट हो जाती है गंदम से, अच्छा। तासीर, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सत्तू को किस तरीके से निकाला हुआ है, क्योंकि सत्तू का भी एक पूरा SOPs है उसको बनाने का, ठीक कि है। कितनी देर आपने गंदम को खुश्क रखना है, कितनी देर उसको पानी में भिगोए रखना है, तो वो को 2-3-4 दिन, फिर उसको 3-4 दिन खुश्क करना है अब धूप ये से तो बचा के। इन लोगों को, बाकियों को, देखने वालों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से सही मिलना है, कहाँ से देखिए, लेना है? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों का ताल्लुक देहात से है या गांव से है, वो मेरा लोग तो नहीं है, मैं मैसर क्या है। करूं? देखिए, इसी तरह मेरे जैसे और भी लोग होंगे, वो क्या देखिए करें? मार्केट में आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें आ चुकी हैं, थोड़ी सी उनकी प्राइस ज़्यादा होती हैं पर ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मार्केट में बासानी मैसर हैं। अच्छा। ढूंढने में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ना मिले। और ये हर्ब्स हैं, इसी तरह जो आप फालसा है, देखिए फालसा तो आप घर में फ्रीज भी कर सकते हैं, मखसूस मौसम में आता है, उसके बाद आप उसको 5-10 kg फ्रीज कर लें और उसका आप पी सकते हैं जूस। फिर आप अगर जूस बनाने में आपका टाइम लगता है तो आप आलू बुखारे खा लें। अब देखिए, आलू बुखारा अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी नेमत दी है जो दिल को ताकत देता क्या है, बात जो घबराहट ठीक करता है। आप घर से निकलें एज अ ब्रेकफास्ट 3 या 5 दाने आलू बुखारे के खा लें। आप जब यहाँ से जा रहे हैं उस टाइम खा लें। इसी तरह तरबूज अपने मौसम में कामयाब चीज़ है, तो आप थोड़ा सा पानी का इंटेक बढ़ाएं। आम दिनों में अगर आप 10-12 गिलास पानी पीते हैं तो इस गर्मी में आपको 15 से 16 गिलास पानी पीना है। अच्छा, एक और मिथ है ना कि जी। पानी में हिमालयन सॉल्ट या फिर थोड़ा सा नमक डाल के पानी जी, जी। पिए चुटकी भर, जैसे ये इस तरह की बोतल जी, है, जी। इस साइज में छोटा सा चुटकी नमक डाल दें, ये सब कुछ ठीक है? इज दैट ओके? बिल्कुल, ये देखिए- सही है, इस तरह पीना देखिए, चाहिए? जब आप गर्मी में बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी को पसीने की वजह से काफ़ी नमकियात आपकी बॉडी से खारिज होते हैं। उस नमकियात को बैलेंस करने के लिए आपको, मैंने अर्ज़ किया ना, नमकीन शिकंजबीन। अब नमकीन शिकंजबीन में आप थोड़ा नमक भी डाल लें, चाहे पिंक साल्ट डाल लें, चाहे काला नमक डाल लें, और साथ काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये साथ बता दें कि ब्लड प्रेशर का मरीज भी क्या इसको इस्तेमाल कर सकेगा जी नमक के बिल्कुल। साथ? देखें, जो ब्लैक पेपर है या ब्लैक साल्ट है वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट ले सकता है नॉर्मल क्वांटिटी में, सिर्फ ठीक आपने एक चुटकी डालनी है। फिर आप उसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकती हैं और पानी में, और वो बेहतरीन मशरूब है नमकीन शिकंजबीन। इस मौसम में और बिलखसूस बरसात के मौसम में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, रेफ्रिजरेंट भी है, और आपकी बॉडी के अंदर जितनी नमकियात की कमी उसको पूरा करता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो नाज़रीन, हमें समझ आया कि हमने अपना ख्याल इस गर्मियों में इस तरह से रखना है कि लिक्विड इंटेक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है। आलू बुखारा हो गए, फल हो गए, सब्ज़ी हो गए, तरबूज हो गए, वो फल जो आपको पानी की इंटेक पूरी करते हैं, वो फालसा हो गए, इस तरह के इसके जो है ना शरबत बना के आप इनको पी सकते हैं। उसके अलावा ये जो सत्तू हो गए, जो जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, और ये जो गोंद बताया इन्होंने, तुखम मलंगा और चिया सीड्स वगैरह अगर कोई अफोर्ड कर सकते हो, इस तरह की चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो हम शदीद गर्मियों से बच सकते हैं। और भाई जो बाहर निकलेंगे उन्हें गीला रुमाल सर पे रख के, तो हेलमेट या टोपी पहन के बाहर जाना है बाइक पे, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इन सारी टेंशनों से बचाएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी इंटेलिजेंट जो है वो मेहमान, जिनको हमने मधु किया, मैं अभी आपको मुतारिफ़ कराती हूँ। एक्चुअली जो टॉपिक है हमारा वो बहुत आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है हमारे माशरे में 80-70 इतना तो % है जो लोग शिकार हैं, और मुझे तो लगता है कि एक बीमारी है। मगर ये सारी चीज़ें हम अपनी मेहमान से पूछेंगे, क्योंकि ये जो ख़ुद पसंदी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर कोई अपने आप को जो है ना, मैं कहूँगी कि
पीर समझने लग गया है, अपने आप को बेस्ट समझने लग गया है। बस वो कहता है जो मैं हूँ सामने वाला कुछ नहीं है, ये सामने वाला बस मेरी जूती की नोक पे मैं इसको लिखता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मैंने बात की है वो बिल्कुल पत्थर पे लिखी लकीर है। और मेरे आगे, मेरे नज़रिए के आगे, मेरे सामने बैठने वाले सारे लोग जो हैं फालतू हैं, बेकार हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को वैल्यू करता है। तो एक बड़ी अच्छी रिसर्च है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्योंकि जिस टॉपिक पे बात करूँगी उसको अगर कोट कर दूँगी तो आपको ज़रा डिटेल में समझ आ जाएगा कि ये जो ख़ुद पसंदी के मरीज़ हैं ना, इसकी पहचान कैसे होती है। लाइक एक बरतानवी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं टेंसन ली, उनके मुताबिक ये बीमारी परखने के 9 नकात हैं जो पूरी दुनिया में राइज किए गए हैं, जो ख़ुद पसंदी का मरीज़ करार देने के लिए बड़ा ज़रूरी समझा जाता है कि उसमें उसकी ये पहचाने और ये जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर अगर आपको दिखते हैं तो फिर आप उसको जान सकते हैं कि इसके अंदर ख़ुद पसंदी की जो है ना वो बीमारियाँ, वो जरासीम, वो तकलीफ़ें हैं। उसमें अपनी अहमियत का इंतहाई एहसास, कामयाबी और ताकत के बारे में वहम होना, अपने आप को अनोखा और मुनफरिद ख्याल करना, ठीक है, सराहे जाने की हद से ज़्यादा तलब, हर चीज़ पर अपना हक समझना, बाहमी रिश्तों में सिर्फ अपने बारे में सोचना, हमदर्दी के एहसास की कमी, हर एक पर शक करना, मगरूर और घमंडी रवैये रखना। तो ये आपको तो समझ आ गए होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारे साथ जो इस टॉपिक पे बात करने के लिए जिनको मदु किया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफाफ मंजूर और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो नार्सिसिज्म पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फिज़ा आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और आप समझ गई आज का टॉपिक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ख़ुद पसंदी के जो अलामात हैं वो क्या हैं, ख़ुद पसंदी के मरीज़ की पहचान कैसे की जा सकती है। ओवर टू यू। अच्छा फ़िज़ा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है अभी और कुछ नकात आपने बता भी दिए। एक्चुअली ये एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, DSM-5। उसके मुताबिक उन्होंने एक लिस्ट दी है 9 करैक्टरिस्टिक्स की। अगर उन 9 करैक्टरिस्टिक्स में से कोई से 5 करैक्टरिस्टिक्स किसी इंसान में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नार्सिज्म का शिकार है। नार्सिज्म को नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। डिफरेंट तरह के कुछ 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जो कि इंटरनेशनली डायग्नोज किए गए हैं हम इंसानों में। वैसे तो हम तमाम इंसान मुख्तलिफ हैं, कुछ हमारे में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ भी होती हैं हमारी पर्सनालिटी की, या डिसऑर्डर्स जिसे आप कहते हैं। तो वो 10 डिसऑर्डर्स हैं जिसमें से एक डिसऑर्डर बाकायदा तौर पर डायग्नोज है जिसको आप NPD या नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, वैसे तो इट्स नॉर्मल, हर इंसान तारीफ़ की ख्वाहिश रखता है, हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा नज़र आऊँ। हमारे समटाइम्स कभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी तो बुरी लगती है। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि इट्स नॉर्मल कि मगर ये हर नॉर्मल इंसान बंदे को चाहता है। लगेगी, जो नार्सिसिज्म Of का course. शिकार है उसे नहीं लगेगी। उसे नहीं लगेगी, वो तो चाहता है ना, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा उसका मसला ये है कि इसको बाज़ औक़ात हम सेल्फ़ इस्टीम का डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको रिलेट किया जाता है सेल्फ़ इस्टीम के साथ। सेल्फ़ इस्टीम का मतलब ये है कि अपने बारे में ये बहुत बेहतर सोचते हैं, इनका अपने बारे में ख्याल बहुत अच्छा होता है। यानी वो कोई भी ख्याल हो सकता है। वो ख्याल हो सकता है कि दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, दे हैव ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, यानी वो बहुत खूबसूरत हैं, या उनका रवैया बहुत अच्छा है। यानी उन्हें किसी न किसी एक ख़ास उसके अंदर उन्होंने अपने आप को सुपीरियर ख्याल करना होता है। फिर इसी तरह से सुपीरियरिटी के साथ उनके अंदर ये भी एक चीज़ हो सकती है कि वो ये समझते हैं कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो मेरी अथॉरिटी हो सकता है। यानी इनको पावर भी प्रैक्टिस करने का शौक़ होता है। ये प्रेज़ के अंदर आ सकता है, पावर के अंदर आ सकता है, वो ग्रैंडाइज जो है, यानी किसी भी फॉर्म में ये अपने आप को सुपीरियर फील कर सकते हैं। परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं और ये इतनी हद तक उसके अंदर जाते हैं कि फिर इनके अंदर एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। एम्पैथी का मतलब ये कि हमदर्दी का जज्बा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के ऊपर पावर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उतनी हद तक पावर प्रैक्टिस करते हैं ना कि जिसमें किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को कोई परेशानी ना हो, यानी एक लिमिट आपकी डिसाइडेड हो। या आप हमें पहचान बता रही हैं उसकी सारी? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी पहचान है, ठीक है। यानी आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, हमने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी में शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये एक बड़ा आसान काम है। कोई अगर हमारे साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स में, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ अच्छे नहीं चलते और कोई एक किसी की चीज़ हमें बुरी लगती है तो हम फौरी तौर पे उसको लेबल भी कर देते हैं, भाई ये तो नार्सिस्टिक है, ठीक है। देखें, ये लेबलिंग जो है ना, ये हमारा काम नहीं है।
इसको थोड़ा सा हमें साइड पे रख देना चाहिए। अगर आपको खुदा न खास्ता लगता है कि किसी इंसान में, आप किसी पार्टनर में ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसको रेफ़र करें किसी डॉक्टर की तरफ, किसी अच्छा, कंसल्टेंट इसका की तरफ। इलाज डॉक्टर के पास ही है? कंसल्टेंट्स के पास ठीक है, है। थेरेपिस्ट के पास है, Therapist। डॉक्टर्स के पास है, ऑफ कोर्स ठीक। दे नीड हेल्प। और Okay। असल प्रॉब्लम ये है कि जो लोग तो एक्चुअल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ मगर होते वो हैं, तो अपने आप को वो परफेक्ट तो समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ये ये मुझे आपने बताएं बात फिर ठीक उनको की। कैसे डॉक्टर के पास असल लेके जाएं, प्रॉब्लम उनको यही दिखाएं। है कि जो खुद इस पर्सनालिटी में फॉल कर रहा है, चूंकि वो तो अपने आप को बहुत बेहतर समझता है, वो तो समझता ही नहीं है कि उसके साथ कोई मसला है। ये तो ही इज़ अ परफेक्ट और शी इज़ अ परफेक्ट पर्सन। सो उसको इस चीज़ पे एग्री करना कि आप किसी की हेल्प लें, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से यही है, बल्कि जहाँ भी आप इस पे बात करें, आप यही बात करें। और मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये ट्रेट्स हैं, डेफिनेटली वी नो दैट जो भी पर्सन इसका शिकार होता है, इसको सफ़र कर रहा होता है, वो जानता है कि मेरे साथ ये मसला है। तो आप खुद से हिम्मत कीजिए। उसे बिल्कुल खुद पता होता है कि मैं मतलब देखिए, बीमार हम हूँ, कोई मुझे भी बीमारी है। आपके साथ खुदा न खास्ता कोई जिस्मानी बीमारी है, तो आपको महसूस हो जाता है ना कि मेरे जिस्म के किसी हिस्से जी, में दर्द है, जी। मैं एक्सेसिव इसका यूज़ कर रहा हूँ, जी। या मेरे साथ यहाँ पे परेशानी हो रही है। हाँ। तो इसी तरह से एक टाइम मगर पे वो बंदा आके तो खुद अपनी तारीफ भी इतनी कर रहा होता है, फिर बिल्कुल। एहसास कैसे करेगा? देखिए, हर बात पे तो वो अपनी हाँ। तारीफ पहले करता है, वो तारीफ यार करता मैंने है, ये काम किया, मुझे लेकिन लोगों ने इतनी internally तारीफ उसके की, अंदर- बार बार बोलता रहेगा। इंटरनली उसके अंदर जो है वो ग्रीफ भी होता है और उसके अंदर रिग्रेट्स भी होते हैं। अच्छा। और खुदा न खास्ता आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो फिर बाय द एंड, यानी एक टाइम आता है कि वो समटाइम्स खुदकुशी की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम होती है। दे डोंट शेयर टू एनीवन। अब जो इंसान हमेशा अपनी अच्छा, तारीफ ऐसे लोग चाहेगा, जब कोई बात कर रहे होते हैं अफाफ, ठीक है, तो एकदम से ना बदतमीजी शुरू कर देते हैं, फिर जब सामने वाला भी उनके साथ इसको gaslighting बदतमीजी कहते हैं। और उनका जैसा लहजा और वैसी टोन इख्तियार कर ले, तो फिर वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। तो क्या हमने उनको समझाने के लिए बदतमीजी का एक नो नो रास्ता नो, उस पर इख्तियार भी हम करना? अभी बात करते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ना, हाँ। हमने दूसरे मगर इंसान ने इसके कैसे लिए हम करना ब्रेक है। पे ले जरा, Of उसके course। बाद वापस आके मैं Sure। डिटेल में आपसे सुनूंगी। अफाफ, तो हमारे साथ रहिएगा, नार्सिसिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, और देख लें आप कितने लोग इसके शिकार हैं। आप भी अगर शिकार हैं तो गौर से इस प्रोग्राम को सुनिए, क्योंकि आपको इलाज की ज़रूरत है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अफाफ से हम बात कर रहे हैं नार्सिसिज्म के ऊपर, और मैं आपसे पूछी थी कि फिर सामने वाले के साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए अगर वो बदतमीज़ी में बात कर रहा हो, नार्सिसिज्म का जो पेशेंट है, और हम उसको किस तरह समझाएं, बदतमीज़ी के लहजे में या फिर? जी फिज़ा, मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें कि अगर आपका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है तो आप क्या करें। देखिए, हमारी पॉपुलेशन में कोई 5 से 6% के करीब लोग हैं, और किसी न किसी तरह हमारा इनसे वास्ता पड़ जाता है। एक चीज़ तो जहन में रखें, अगर आपको पता चल जाता है और आपका किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक के साथ रिलेशनशिप है कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप की हद तक है, या अभी बस कुछ आपने, अगर जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी के लिए पहले से कमिट हो जाते हैं और आपको पता लग गया है, अगर आपके पास ये लग्जरी है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ सकते हैं, तो आप 100% छोड़ दीजिए, पहले ही छोड़ दें? पहले ही छोड़ दें। ठीक ठीक है। है, यानी फ्रेंडशिप इज़ चॉइस, ठीक है। और टू बी इन अ रिलेशनशिप इज़ अ चॉइस। ठीक तो है। आप क्यों किसी ऐसे इंसान की जिम्मेदारी अपने साथ लेना चाहते हैं कि जो आप निभा ना सकें? मुश्किल है बात ना है, उसके बिल्कुल, साथ रहना। बिल्कुल। तो अगर आपके पास ये लग्जरी है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, तो आप फ़ौरन छोड़ दीजिए, ठीक है। बगैर कुछ सोचे हुए। ठीक है। अच्छा, अब वो चीज़ आ गई कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे आपके पास यू हैव नो चॉइस टू लीव दैम, लाइक इफ़ यू हैव सच पेरेंट्स, इफ़ यू हैव सच स्पाउसेस, बहन भाई हैं, या फिर इवन आपके ऑफिस में कोलीग्स हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक है उसका हर जगह पे वही रवैया है ना। अगर वो वर्क प्लेस पे है तो सेम रवैया होगा, अगर वो घर पे है तो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में वो सेम होगा, अगर वो अपनी एजुकेशन में है, यानी किसी भी फील्ड में है, पॉलिटिक्स में है, वो मीडिया में है, वेयर एवर ही इज। वर्क प्लेस में मोस्टली ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप पर्सनैलिटी जितना जो काम कर रहे हैं सबका गलत है। सो अगर आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप उसे नहीं छोड़ सकते, तो फिर आपने क्या करना है? उसके लिए फिर आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है लिमिट, यानी अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं तो फिर आपने उसके साथ एक लिमिट डिफाइन करनी है हर चीज़ की। यानी आपने इतनी इजाज़त नहीं देनी अपने आप को या उसको कि आप जो है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएं, ठीक है। या गुफ्तगू में जाएं, बहस मुबाहिसे में जाएं, उसको अवॉइड कर दीजिए सिंपली। मतलब आप जितना अवॉइड करेंगे, अपनी जितनी लिमिट सेट करेंगे, लिमिट इज़ वन ऑफ द मेन टिप।
थैंक यू सो मच अफाफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आपने अपने आप को चेक ज़रूर करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है। ये जैसे अफाफ ने कहा कि आपको ख़ुद पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या बीमारियाँ हैं, तो वो आपको फीलिंग्स हो जाती हैं, तो आप अपने आप को चेक कराएं, शर्मिंदा ना हो। ये ऐसी बीमारी, एक ऐसा ट्रॉमा, एक ऐसा डिसऑर्डर है, जब आप अपने आप को ट्रीट कराएंगे तो ठीक होंगे। तो मैं आपसे मुलाकात करूँगी कल हमारा बड़ा स्पेशल शो है, ज़रूर देखिएगा। और आई एम सो मच ग्लैड, थैंक यू। आप हमारे शो को बहुत पसंद करते हैं, बहुत फीडबैक्स आपकी आ रही हैं। एक साथ निकाल के सबके नाम जो है ना शो पे बैठ के लूँगी और सबको थैंक यू करूँगी। टेक केयर, सी यू टुमारो।